नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र शेखावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद जेएस पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी में हमने पंचायती राज व्यवस्था और विभिन्न आयोगों के बारे में पढ़ा। और अब हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल। राज्यपाल में एक टॉपिक अर्थात राज्यपाल से संबंधित एक अनुच्छेद है 356, और जिसको अपन बोलते हैं राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे उल्लेख। उल्लेख में क्या देखेंगे कि संविधान में कौन सी जगह पे इसका उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति शासन का। दूसरी चीज हम देखेंगे कि किस कारण से राष्ट्रपति शासन जो है किसी राज्य में लगाया जाता है। तीसरा चीज हम देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगाया जाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है। तो तीसरी चीज हम देखेंगे प्रक्रिया। और चौथी चीज हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन का, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो उस राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या रहता है। तो ये चार चीजों के माध्यम से आज हम राष्ट्रपति शासन को समझने का प्रयास करेंगे। जो पॉलिटिकल साइंस है राजस्थान की जो है उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है ये राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में भी राष्ट्रपति शासन लगा है, कितनी बार लगा है, उस दौरान मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल कौन कौन थे, ये भी पूछ लिया जाता है। कब से कब लगा है ये भी पूछ लिया जाता है। तो इन सभी बातों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उल्लेख कहाँ पे किया गया है। दूसरा हम देखेंगे कि किस कारण से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तीसरा हम देखेंगे कि प्रक्रिया क्या रहती है। और चौथा हम देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उल्लेख के बारे में बात करते हैं। उल्लेख उल्लेख का अगर मैं कहूं तो राष्ट्रपति शासन जो है संविधान में टोटल वर्तमान में 25 भाग है। मूल संविधान में 22 भाग थे, तो उनमें से एक भाग है भाग 18। और भाग 18 को अपन नाम से जानते हैं, उसका नाम है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। ये आपातकालीन उपबंध जो है ये संविधान के भाग 18 में है। और हमारे देश में जो शासन की पद्धति है वो एक तो संघीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, और दूसरी संसदीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब अपन संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जिससे कि क्या है कि अपने को समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति शासन वास्तव में होता क्या है, या फिर ये आपातकालीन उपबंध क्या होते हैं। हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। अब ये क्या होती है? संघीय व्यवस्था में क्या होता है, एक तो होता है केंद्र और एक होता है राज्य। ये केंद्र जो है, केंद्र को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है, और इसी को हम कहते हैं कि राज्यों में बांट दिया। अर्थात एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य, इस प्रकार हमारे देश को 28 राज्यों में बांटा गया है। तो केंद्र और राज्य, केंद्र की सरकार अलग होती है जिसको अपन केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं। राज्यों में जो सरकार होती है वो अलग सरकार होती है जिसको हम राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये दो सरकार क्या करती हैं, तो कुछ कार्य इस प्रकार के होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले होते हैं या फिर पूरे देश को प्रभावित करते हैं, और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो क्षेत्र विशेष से रिलेटेड होते हैं। तो क्षेत्र विशेष से रिलेटेड मुद्दों पर काम करने के लिए जो सरकार होती है वो राज्य सरकार होती है। और जो मुद्दे इस प्रकार के हों जिनसे पूरा देश प्रभावित होता हो तो उन मुद्दों पर कार्य करती है केंद्र सरकार। संघीय व्यवस्था में हमारे यहाँ एक 7वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में 3 विषयों में कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को 3 विषयों के अंतर्गत बांटा है। एक संघ सूची, जिस पे कानून निर्माण करने का और काम करने का कार्य जो है केंद्र सरकार का है। दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची, और राज्य सूची पे कानून बनाने का और उन कानूनों को लागू करवाने का जो कार्य है
वो राज्य सरकार का है। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें से दोनों सरकारों को छूट है कि कोई सी भी जो है कानून बना सकती है। तो हमारे यहाँ राज्य सूची के माध्यम से राज्य सरकारों को भी क्या है, छूट दी गई है किसकी, काम करने की, अर्थात कुछ नियम बनाने की और नियमों अनुसार काम करने की। इस प्रकार राज्यों में भी सरकार है और उनको काम करने की छूट दी गई है। देश को विभिन्न भागों में बांटा गया है, हर राज्य की अपनी एक सरकार होगी, लेकिन कई बार क्या होता है, और हमारे देश में एक ही संविधान है, अर्थात राज्यों का अलग से संविधान नहीं है, पूरे देश के लिए एक ही संविधान का निर्माण किया गया है। इसलिए हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था तो है, लेकिन ये जो संघीय व्यवस्था है वो एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। एकात्मकता का मतलब है कि ये केंद्र सरकार की ओर झुकी हुई है। इसका मतलब यह है कि कोई राज्य सरकार अगर मनमाने तरीके से काम करना चाहे तो वो नहीं कर सकती। उसको काम किस प्रकार करना है, जो संविधान के जो प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुसार ही उस सरकार को काम करना है। कौन सी वाली सरकार को, राज्य सरकार को। केंद्र सरकार को भी संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही काम करना है। लेकिन कई बार स्थिति इस प्रकार उत्पन्न हो जाती है कि राज्य सरकार अलगाववाद को बढ़ावा देती है। अलगाववाद का मतलब वो डिमांड करने लग जाती है कि हमारा राज्य कुछ ज्यादा दे रहा है इस देश को, इसलिए हमारा राज्य विशेष श्रेणी में रखा जाए, या फिर हम अलग होंगे देश से, या फिर जैसी भी स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उससे देश को कोई खतरा पैदा हो या फिर देश को टूटने की संभावना पैदा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इन आपातकालीन उपबंधों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात केंद्र सरकार इनके माध्यम से उस राज्य की सत्ता को अपने हाथ में ले लेती है। अर्थात राज्य सूची के जो विषय हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, तो उनसे वो अधिकारों को छीन लेती है केंद्र सरकार और खुद उन पे काम करना शुरू कर देती है। तो यही है आपातकालीन उपबंध। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे क्या है हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र सरकार कुछ विषयों पे काम करती है, राज्य सरकार कुछ विषयों पे काम करती है। राज्य सरकारों को काम करने की छूट दी गई है। लेकिन जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती है तो फिर क्या होता है, देश के लिए खतरा उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को पावर है कि वो राज्य सूची के विषयों पे राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे या निलंबित कर दे, और राज्य सूची के विषयों पे खुद काम कर, जो राज्य सरकार की जो पावर है, राज्य सूची के विषयों की जो पावर है वो खुद के हाथों में ले ले। इसी को अपन कहते हैं आपातकालीन उपबंध। तो आज हम पढ़ेंगे आपातकालीन उपबंध में राष्ट्रपति शासन। अब केंद्र सरकार 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंधों का प्रयोग करती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जो भाग 18 है, भाग 18 में संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो 352 से लेके और 360 तक कुल 9 अनुच्छेदों के अंतर्गत इस आपातकालीन उपबंध को समझाया गया है। 352 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा जो प्रयोग है आपातकालीन उपबंध का वो 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, जिसको अपन राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो प्रयोग है उसको हम 360 में पढ़ेंगे और इसको बोलते हैं हम वित्तीय आपातकाल के नाम से। तीनों में अंतर है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। तीनों की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा घोषणा। अपनी भाषा में समझने के लिए आप इतना ध्यान रखो कि हमारे देश में जो संविधान के अनुसार सरकारें काम करती है, एक सरकार केंद्र सरकार काम करती है, दूसरी सरकारें राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में जो राज्य सूची के विषयों पर काम करने के लिए जो है सरकार है वो राज्य सरकार है। और स्थानीय स्तर की बाद में जो अपन ने पंचायती राज व्यवस्था वगैरह जो पढ़ी थी वो है। तो अपनी भाषा में आप समझो कि आपातकालीन उपबंध क्या है।
राज्य सरकार को छूट दी गई है काम करने की राज्य के विषयों पे। लेकिन इस छूट का गलत फायदा जब राज्य सरकार उठाने लग जाए तो राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि कौन बैठता है? राज्यपाल। राज्यपाल केंद्र सरकार को बताता है, अर्थात राष्ट्रपति को बताता है कि आप द्वारा क्या, संविधान के द्वारा जो है राज्यों को छूट दी गई है काम करने की, उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा और इससे देश को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो फिर क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन ये फिर तीनों में क्या अंतर है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल एक साथ पूरे देश में लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल भी एक साथ पूरे देश में लगाया जाता है, अर्थात ये किसी राज्य विशेष में नहीं लगाए जाते। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन है वो राष्ट्रपति शासन किसी एक राज्य विशेष में या फिर कुछ कुछ राज्यों में लगाया जाता है, अर्थात इसको पूरे राज्यों में एक साथ नहीं लगाया जाता। तो राष्ट्रीय आपातकाल तो देखो, युद्ध अगर हो जाए किसी बाहरी देश से, अर्थात बाहरी आक्रमण हो जाए, या फिर देश में ही दो वर्गों के मध्य या दो से अधिक वर्गों के मध्य सशस्त्र विद्रोह फैल जाए, तो इस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, युद्ध की स्थिति में। और दूसरा, देश में आंतरिक विद्रोह अर्थात सशस्त्र विद्रोह की जो है, सशस्त्र का मतलब है कि शस्त्रों के साथ में विद्रोह जब होता है तो फिर उस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है पूरे देश में एक साथ। जब राष्ट्रपति को लगे कि देश की जो वित्तीय स्थिति है वो गंभीर अवस्था में है, अर्थात वित्तीय स्थिति देश की कमजोर होती जा रही है, तो इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अभी तक किया नहीं गया, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति शासन है वो राज्य विशेष में या फिर कुछ राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, इसकी घोषणा की जाती है। तो ये एक साथ पूरे देश में नहीं लगाया जाता। आज पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो आपातकालीन उपबंध के अंतर्गत उल्लेख की बात कर रहे थे हम राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के भाग 18 में है। टॉपिक का नाम है आपातकालीन उपबंध, सॉरी इस भाग का नाम है आपातकालीन उपबंध। इसको 352 से 360 तक 356 में राष्ट्रपति शासन जो है उसका उल्लेख किया गया है। तो भाग 18 356 अनुच्छेद के तहत उल्लेख किया गया है किसका? राष्ट्रपति शासन का। इसके बाद में दूसरा हम पढ़ रहे हैं, दूसरा राष्ट्रपति शासन का कारण क्या रहता है। तो यहां हम दूसरा देखेंगे कारण। तो कारण संवैधानिक तंत्र, सॉरी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, अर्थात राज्य सरकार काम कर रही है संविधान के, अब मैंने बताया आपको कि हमारे देश में एकल नागरिकता है, एक ही संविधान है। इसका मतलब है कि हमें राज्यों की नागरिकता नहीं है, अर्थात मैं राजस्थानी, मराठी, पंजाबी, गुजराती ऐसा कुछ नहीं है। जो है आदमी इंडियन है। अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें अपन एक ही नागरिकता का जिक्र करते हैं, इंडियन। यहाँ हमारे दोहरी नागरिकता का, जिस प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता है वैसे हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। उसी प्रकार हमारे यहाँ संविधान भी एक ही है, चाहे वो राज्यों के लिए और केंद्र के लिए एक ही संविधान का निर्माण किया गया है। राज्यों के लिए अलग संविधान और केंद्र के लिए अलग संविधान की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार हमारा जो देश, हमारी जो शासन पद्धति कहें या फिर सरकार की पद्धति कहें, तो वो संघीय जरूर है लेकिन वो एकात्मकता की ओर झुकी हुई है, अर्थात केंद्र की मजबूती विशेष रूप से ध्यान में रखी गई है, अर्थात देश के टुकड़े नहीं हो जाए इस चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। तो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र, अर्थात एक संविधान है तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल द्वारा लिखित सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को कि राज्य में
राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। तो ये तो प्रक्रिया में सॉरी कारणपण, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल द्वारा लिखित सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। तो अब कारण क्या है, आप समझ गए होंगे कि संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है। तो इसका मतलब ये एक ही नहीं है कि वो सरकार, राज्य सरकार संविधान में जो है उन चीजों का पालन इस प्रकार नहीं कर रही कि देश का विरोध कर रही है, देश की कुछ चीजों का। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव हुए, चुनावों के दौरान किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को कह सकता है कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, त्रिशंकु सरकार जो है वो बनेगी तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, इसलिए फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन की घोषणा किया जाना उचित होगा। हो सकता है दो दलों के बीच सामंजस्य बैठ जाए, बाद में फिर सरकार बना ले, या फिर राष्ट्रपति को लगे तो दोबारा चुनाव वहां करवा दिए जाए। जैसी भी स्थिति हो, किसी सरकार द्वारा अविश्वास प्रस्ताव विरोधियों के द्वारा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, तो वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मानता हो इस चीज को, या मंत्रिपरिषद नहीं मानती हो, तो भी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। अर्थात विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा। विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाए लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद उस अपना इस्तीफा नहीं दे, तो फिर राज्यपाल वहां पे क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। सत्ता पक्ष की ओर से विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव अगर पास नहीं हो पाता है, पारित नहीं हो पाता है, तो भी सरकार गिर जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा इस्तीफा नहीं दिया जाए तो भी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। तो विभिन्न कारण है, अर्थात संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। इसका मतलब है कि त्रिशंकु सरकार, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है, विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में जो है ये कारण है राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के। तीसरा जो है हम पढ़ेंगे प्रक्रिया के बारे में। प्रक्रिया, तो प्रक्रिया लिखित सलाह देता है कौन, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को लिखित सलाह, ये सलाह मौखिक नहीं लिखित होनी चाहिए, लिखित सलाह। दूसरा फिर देखेंगे राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अच्छा, राष्ट्रपति खुद की मर्जी से कभी भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा नहीं करेगा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा हमेशा कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन की घोषणा खुद की मर्जी से नहीं करके केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश से करेगा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पे, सिफारिश के आधार पर, सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेगा। एक प्रक्रिया क्या हुई, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को लिखित सलाह दी गई। राज्यपाल अर्थात राष्ट्रपति शासन लगेगा वो किसी राज्य विशेष में लगेगा, तो राज्य विशेष में लगेगा तो राज्यपाल उसमें लगाने के लिए सलाह, सबसे पहले सलाह कौन देगा, राज्यपाल द्वारा लिखित सलाह दी जाएगी। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो राष्ट्रपति घोषणा करेगा लेकिन उसको केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश से वो जो है घोषणा करेगा। तीसरी बात करें, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 माह तक वैध है। तत्पश्चात अर्थात उसके पश्चात, तत्पश्चात तत्पश्चात राष्ट्रपति शासन
को जारी रखने हेतु संसद का अनुमोदन आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई। 2 महीने तक राष्ट्रपति शासन बिल्कुल उस राज्य में लागू रह सकेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 2 महीने के बाद भी उसको लागू रखना है, जारी रखना है उस राज्य में, तो फिर संसद का अनुमोदन जरूरी है। अर्थात अनुमोदन 2 महीने बाद नहीं लेना है, अनुमोदन उन 2 महीनों की अवधि में ही लेना है, उसके बाद जारी रखने के लिए। इसका मतलब है कि जो अनुमोदन संसद के द्वारा लिया जाएगा वो 2 महीने की अवधि में कभी भी लिया जा सकता है, 2 महीने से ज्यादा अवधि के लिए जारी रखने के लिए। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 माह तक वैध है। राष्ट्रपति द्वारा जो घोषणा कर दी गई वो 2 माह के लिए वैलिड है। अगर 2 माह से ज्यादा रखना है तो फिर वो 2 महीने की अवधि के भीतर भीतर क्या है, संसद का अनुमोदन आवश्यक है। अब ये संसद द्वारा जो अनुमोदन किया गया, अच्छा ये संसद का जो अनुमोदन है इसमें कुछ विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत से लिया जाता है। साधारण बहुमत क्या होता है कि जो उपस्थित सदस्य हैं वर्तमान में संसद में, जितने, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग जितने सदस्य उपस्थित हैं, उन उपस्थित सदस्यों का आधा प्लस 1, अर्थात 300 सदस्य अगर बैठे हैं लोकसभा में तो 150 प्लस 1 अर्थात 151 सदस्यों का, उसको अपन साधारण बहुमत के नाम से जानते हैं। तो साधारण बहुमत, अब ये जो संसद द्वारा दे दिया गया, राष्ट्रपति का कितने महीने के लिए है, 2 माह तक वैलिड है, तो फिर संसद का कितना है, तो संसद द्वारा 6 माह की अवधि में 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक किसी राज्य में 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को जारी रख सकती है। तो यहां आप बात को समझिए कि राष्ट्रपति द्वारा जो घोषणा की गई वो 2 महीने के लिए वैलिड है, लेकिन संसद के द्वारा जो अनुमोदन मिला वो 6 महीने के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब है कि संसद अगर उसको 6 महीने से ज्यादा के लिए रखना चाहेगी तो फिर उसको अनुमोदन लेना पड़ेगा संसद से वापस राष्ट्रपति शासन के लिए। और इस प्रकार 6 महीने करके संसद अधिकतम, अर्थात किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू रह सकता है। इसके बाद में फिर राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा। इसका मतलब ये रहेगा कि वहां राज्य सरकार की वापस जो है बहाली कर दी, चुनाव करवाए जाएंगे और राज्य सरकार की स्थापना की जाएगी। अर्थात राज्य सूची के विषयों पे काम करने के लिए वास्तव में हकदार कौन है, राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार ही काम करेगी। ये विशेष परिस्थितियों के लिए उपबंध है, ये सामान्य स्थितियों के लिए नहीं है। अर्थात इनको आप तब ही यूज करोगे जब कोई और उपाय नहीं बचे हों। तो संसद, अर्थ इसका मतलब ये हो रहा है कि राज्य सूची के विषयों पे कानून कौन बना रहा है, केंद्र सरकार बना रही है। तो यहाँ अपन ने देखा कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को लिखित सलाह दी जाएगी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेगा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 माह तक वैध है। तत्पश्चात राष्ट्रपति शासन को जारी रखने हेतु संसद का अनुमोदन आवश्यक है। साधारण बहुमत, संसद द्वारा 6 माह में फिर वापस अनुमोदन लिया जाएगा और 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को जारी रख सकती है कौन, संसद। तो इसके बाद में अपन देखते हैं प्रभाव। तो इसका प्रभाव क्या होगा राष्ट्रपति शासन का, राष्ट्रपति शासन का अपन ने पहला पढ़ा उल्लेख कहाँ है, भाग 18 में अनुच्छेद 356 में। उसके बाद हमने देखा कारण, तो कारण संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल सलाह दे देगा किसको, राष्ट्रपति को। तीसरा, संवैधानिक विफल होने में क्या क्या कारण, संवैधानिक तंत्र विफल होने किसको मानेंगे अपन कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अपनी मर्जी चला रहे हैं, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, अर्थात स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।
फिर भी काम कर रहे हैं, या फिर कहें कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, फिर भी काम किए जा रहे हैं, विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं करवा पाए, फिर भी काम किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है राज्यपाल, जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा करवा देता है। फिर इसके बाद में तीसरा अपन ने पढ़ा प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में क्या है, लिखित सलाह राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे, अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देगा उस राज्य में। उसके बाद क्या होगा, 2 महीने तक वो वैलिड रहेगा, 2 महीने तक वैलिड रहेगा। उसके बाद में क्या होगा, संसद से अनुमोदन आवश्यक है, तो संसद अगर अनुमोदन दे देती है तो फिर 6 महीने तक रहेगा। फिर से जारी रखना है तो फिर 6 महीने में अनुमोदन लेना पड़ेगा, फिर जारी रखना है 6 महीने में फिर लेना पड़ेगा। इस प्रकार अधिकतम कितने साल तक रह सकता है, अधिकतम 3 साल तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो प्रभाव क्या होगा, तो प्रभाव होगा सबसे पहले, एक तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की जरूरत है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस प्रकार के प्रश्न क्या है कि कोट वाइज आजकल पूछे जाने लगे हैं कि निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, कौन सा गलत है, या फिर कौन सा तथ्य है जो आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पॉलिटी को क्या है कि थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। प्रभाव की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही विधानसभा निलंबित हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, निलंबित हो जाती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही विधानसभा निलंबित हो जाती है। तो विधानसभा अभी राजस्थान में मान लो कि 200 सदस्य विधानसभा में बैठते हैं। 200 सदस्यों में से जिस पार्टी को बहुमत मिला, अर्थात 101 100 प्लस सीटें जिस पार्टी को मिल गई, उसकी सरकार बन जाएगी। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद उसी पार्टी के होंगे। अब यहाँ क्या मतलब है, निलंबन से मतलब है कि जो मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, या फिर एमएलए जो भी हैं, वो निलंबित हो जाएंगे, अर्थात काम नहीं कर पाएंगे। अर्थात अपने पद पे तो रहेंगे, लेकिन वो जो है अपने पद पे रहते हुए उनकी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये राष्ट्रपति घोषणा के साथ ही तो विधानसभा निलंबित हो जाती है। लेकिन यहाँ दूसरा पॉइंट है कि संसद के अनुमोदन के पश्चात, संसद का अनुमोदन आपने देखा था कितने दिन में आवश्यक है, तो 2 महीने में आवश्यक है संसद का अनुमोदन राष्ट्रपति शासन की घोषणा में। तो राष्ट्रपति के संसद के अनुमोदन के पश्चात जो है संसद के अनुमोदन के पश्चात विधानसभा भंग हो जाती है। भंग का मतलब अब वो अपने पद से भी चले जाते हैं, अर्थात उन शक्तियों का प्रयोग पहले नहीं कर पा रहे थे, पद पे बने हुए थे, लेकिन अब वो अपनी ना तो शक्ति, वो पद पे ही नहीं है, तो शक्तियों का प्रयोग करना तो बहुत दूर की बात है, अर्थात उनका पद भी चला जाएगा। संसद के अनुमोदन के पश्चात विधानसभा भंग हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अब तो नए चुनाव होंगे, नई सरकार बनेगी, तब ही फिर राष्ट्रपति शासन को हटाया जाएगा। तो ये बात हो गई। तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही विधानसभा निलंबित हो जाती है, संसद के अनुमोदन के पश्चात विधानसभा भंग हो जाती है। और अगर राष्ट्रपति शासन को हटाना हो तो ये प्रभाव है। प्रभाव के बाद में तीसरा प्रभाव, केंद्र सरकार या फिर बोले कि राष्ट्रपति राज्य की सत्ता स्वयं के हाथ में ले लेता है। राष्ट्रपति राज्य की सत्ता स्वयं के हाथ में ले लेता है, जिसे वह राज्यपाल के माध्यम से चलाता है। राज्यपाल के माध्यम से चलाता है।
तो यहाँ अब आप समझ पा रहे होंगे कि सरकार अब वास्तव में कौन चला रहा है। तो वास्तव में प्रधानमंत्री और वहां की मंत्रिपरिषद सरकार को चलाती है। अपन ने संसदीय व्यवस्था देखी थी। संसदीय व्यवस्था में देखा था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री। तो यहाँ देखो केंद्र सरकार मैंने इसीलिए लिखा है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का रहता है। राष्ट्रपति राज्य की सत्ता स्वयं के हाथ में लेगा तो राष्ट्रपति थोड़ी ना लेगा, वो तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लेगी। फिर वो उसके माध्यम से, किसके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से उस सरकार को चलाएंगे राज्य की। तो यह प्रभाव होगा। विधानसभा निलंबित हो जाएगी, संसद का अनुमोदन, विधानसभा भंग हो जाएगी, फिर केंद्र सरकार उस राज्य का शासन राज्यपाल के माध्यम से चलाएगी। तो यहाँ ये बात हम समझ पा रहे होंगे कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। उल्लेख, सबसे पहले उल्लेख को देखा, दूसरा अपन ने देखा कारण, तीसरा देखा अपन ने कारण के बाद में अपन ने देखा प्रक्रिया, और चौथा देखा हमने प्रभाव। तो ये बात हो गई राष्ट्रपति शासन की। और राष्ट्रपति शासन को अगर हटाना है तो हटाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, राष्ट्रपति की घोषणा के साथ ही, राष्ट्रपति की घोषणा के साथ ही राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है। तो इसमें देखो संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। उसमें संसद का अनुमोदन 2 महीने से ज्यादा रखना है तो फिर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। तो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है। तो साथियों, आज हमने जो पढ़ा राष्ट्रपति शासन, वो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में राष्ट्रपति शासन होता क्या है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने इसको 4 भागों में बांट के पढ़ा है। पहला उल्लेख, अर्थात संविधान में इसको कहाँ पे जगह दी गई है। दूसरा हमने इसके बारे में पढ़ा है कि किस कारण से राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। तीसरा हमने देखा है कि राष्ट्रपति शासन जो है उसको लगाने की प्रक्रिया क्या है किसी राज्य में। और चौथा, किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसका प्रभाव क्या रहता है। तो ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें, और आगे क्या पढ़ना चाह रहे हो तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।